वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूजीसी नेट जेआरएफ क्लासेस 2024 में आप सभी का स्वागत है। एग्जाम कब है? 18 जून 2024 को। इसके लिए पेपर 2 की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे पेपर 2 की क्लासेस स्टार्ट है और हमने काफ़ी क्लासेस को भी कर लिया है यूनिट 7 के। अब एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट क्या है? प्रीवियस ईयर आए हुए प्रश्नों का संग्रह है ना। जितने भी प्रश्न मैं देने वाला हूँ सभी पिछले किसी न किसी साल में आए हुए प्रश्न है। PYQ है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। उसी में हम लोग 20 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं, उसी को लेकर आए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्जाम्स में। पहला प्रश्न आपके सामने। 1914 में एक भारतीय पैदल सेना के 3/4 सिपाही निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आते थे? 1914 तक भारतीय पैदल सेना के 3/4 सिपाही निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आते थे? मीन्स जब जो सिलेक्शन होता था, अंग्रेजी सेना में भाग लेते थे भारतीय व्यक्ति, तो किस क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा सेना में जाते थे? यानी 3/4 इन्हीं का परसेंटेज, लगभग 75% इन्हीं क्षेत्रों से सैनिक हुआ करते थे। कौन सा? आपका ऑप्शन है बंगाल, बिहार, अवध, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, पंजाब, नेपाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब, सिंध और राजपूताना। तो ये सबसे ज़्यादा जो सेना में जाते थे जवान, वो पंजाब, नेपाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के लोग जाते थे। ऑप्शन का आंसर सी आपका राइट आंसर बनेगा। ये 2020 में, अक्टूबर 2020 में आया हुआ प्रश्न है। अब देखिए फिर से एक प्रश्न आपके सामने, ये भी प्रीवियस ईयर का है। प्रश्न आप पढ़ लें अच्छे से और आप खुद ही आंसर देने का प्रयास करें। इसके बाद मेरे आंसर का वेट करें। राजद्रोह से संबंधित कुख्यात धारा 124A को एक्ट 27 द्वारा भारतीय दंड संहिता में कब समाविष्ट किया गया? यानी राजद्रोह से संबंधित कुख्यात धारा 124A को 27 जो धारा है उनका कि एक्ट 27 द्वारा भारतीय दंड संहिता में कब समाविष्ट, भारतीय दंड संहिता में कब उसे शामिल किया गया? भारतीय दंड संहिता में ये 1860, 1870, 1861 और पंजाब, संधि और राजपूताना। ये ऑप्शन वैसे भी आउट है, ये ऑप्शन तो होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे आप और एक ईयर का ऑप्शन दे सकते हैं, 80 दे सकते हैं ना, किस में? तो इस चारों में से किस में? ये भी 2020 अक्टूबर का वो प्रश्न है। तो कब समाविष्ट किया गया भारतीय संविधान भारतीय दंड संहिता में? तो ये शामिल किया गया था आपका 124A को 1870 में। तो सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि आपका 2019 में आया हुआ प्रश्न है। यूजीसी नेट पेपर 2 दिसंबर 2019 में आया हुआ प्रश्न क्या है? अपराध का पता लगाने और साक्ष्य के लिए बंगाल पुलिस ने सर्वप्रथम किस वर्ष अंगुली छाप प्रणाली का प्रयोग किया? अपराध का पता लगाने के लिए अंगुली छाप प्रणाली का प्रयोग बंगाल पुलिस ने पहली बार कब किया? तो ऑप्शन है आपके सामने 1860, 1898, 1904, 1903। तो अंगुली छाप प्रणाली का प्रयोग किस पुलिस ने किया था? बंगाल पुलिस ने। और कब किया था? तो 1898। तो बी नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है। ये भी प्रश्न पूछा सकता है कहाँ की पुलिस ने किया था व्यवस्था अंगुली छाप वाली? तो बंगाल पुलिस ने। इसको भी आपको याद कर लेना है। चलिए आगे हैं। स्टार ऑफ इंडिया यूरोपियनों और भारतीयों दोनों के लिए नाइटहुड की एक गैर आनुवंशिक उपाधि प्रदान करना किस वर्ष से शुरू हुआ? स्टार ऑफ इंडिया यूरोपियनों और भारतीय दोनों के लिए नाइटहुड की उपाधि, एक गैर आनुवंशिक उपाधि प्रदान करना किस वर्ष से शुरू हुआ? नाइटहुड की उपाधि कब से देना स्टार्ट किया गया? तो ये स्टार्ट कब किया था? 1833 से, 1853 से, 1861 से या 1883 से। नाइटहुड की उपाधि जो देनी शुरू हुई थी वो आपका हुआ था 1861 में, 1861 में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर बनेगा। अगला है, एक कथन है
इस कथन को किसने कहा है आपको बताना है। मैं चाहता हूँ अलग अलग रेजिमेंटों में भिन्न और प्रतिस्पर्धा बना रहे ताकि आवश्यकता पड़ने पर सिख, हिंदू और गोरखा उन दोनों पर बिना हिचक के गोली चला दाग सके। यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड लिटन का, चार्ल्स वुड का या लॉर्ड डलहौजी का? मैं चाहता हूँ कि अलग अलग रेजिमेंटों में भिन्न और प्रतिस्पर्धा भावना रहे ताकि आवश्यकता पड़ने पर सिख, हिंदू और गोरखा उन दोनों पर बिना हिचक, यानी सिख, हिंदू और गोरखा पर, सिख जो है किस पर गोली चला सकते हैं? हिंदू और गोरखा पर बिना हिचक के गोली दाग सके। ये कथन किसका है? ये कथन है आपका चार्ल्स वुड का, जो कि सी नंबर में आपका आंसर है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है देख लें। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में 19वीं सदी में व्यवस्थित रूप से राजकीय पहल दिखाई देती है? यानी सरकार ने किस क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से राजकीय पहल किया था, माने उनके डेवलपमेंट के लिए? ये भी जून 2019 का आया हुआ प्रश्न है। कौन कौन सा क्षेत्र में आपको चूज करना है, सरकार ने इसके प्रोग्रेस के लिए काम किया था? तो गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, मानचित्र और सर्वे, वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान, चिकित्सा, धर्मशास्त्र, साहित्य और गणित, कला, भाषा विज्ञान और नाट्यशास्त्र। तो किस क्षेत्र के लिए सरकार ने प्रयास किया था ये आपको बताना है, और व्यवस्थित तरीके से, अच्छे तरीके से। तो सब उसने जो प्रयास किया था वो मानचित्र, सर्वे, वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान और चिकित्सा, इन सभी के लिए किया था। इन सभी के लिए उन्होंने प्रयास किया था व्यवस्थित तरीके से 19वीं सदी में। तो बी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, फ्रांसिस कैरो ने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कब की? फ्रांसिस कैरो ने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कब की? 1667, 1669, 1672, 1674। तो फ्रांसिस कैरो ने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की जो स्थापना की थी वो ईयर था आपका 1667, 1667। और ये भी जून 2019 का आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है, किस व्यवस्था अथवा बंदोबस्त के अधीन भारतीय राज्य विदेशी और रक्षा मामलों के अधिकार खो बैठे? किस कह सकते हैं व्यवस्था या बंदोबस्त के अधीन भारतीय जो राज्य थे, देशी रियासत थे, वो अपना विदेश और रक्षा मामलों के अपने अधिकार को खो बैठे? तो बहुत ही कह सकते हैं फेमस ये व्यवस्था है जिसके बारे में आप जरूर ही परिचित होंगे। किसके तहत ऐसा हुआ? राज्य विलय नीति, सहायक संधि प्रणाली, अस्थायी बंदोबस्त या द्विशासन प्रणाली। ऐसा हुआ था किसमें? सहायक संधि। सहायक संधि किसके काल में काफ़ी पॉपुलर हुई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। इसको जो भी राज्य अपनाता था उसके विदेश और रक्षा मामले किसके पास चले जाते थे? कंपनी के पास। इसीलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। अगला है, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है? निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार इसे 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत, राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति यहीं से हुई, उसे स्रोत के रूप में देखता है? तो कौन ऐसा मानता है आपको देखना है इसमें। ऑप्शन पीसी जोशी, पी रॉबर्ट्स, पर्सिवल स्पीयर और सुमित सरकार। कौन इस तरह का स्टेटमेंट किनका है 1857 के विद्रोह के बारे में कि राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत है यह? तो ऐसा है पीसी जोशी का। ए नंबर पीसी जोशी। किस अधिनियम के अंतर्गत आईसीएस के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई? किस अधिनियम के अंतर्गत आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई? तो आईसीएस के लिए प्रथम परीक्षा कहाँ पर आयोजित की गई थी? इलाहाबाद में। तो पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी? मॉर्ले मिंटो 1909, 1892 का भारत पारिस्थितिक अधिनियम, 1919 का रॉबर्ट अधिनियम या 1919 का भारत सरकार अधिनियम? तो ये हुआ था 1919 का भारत सरकार अधिनियम के बाद इलाहाबाद में पहली बार परीक्षा का आयोजन हुआ था आईसीएस के लिए। नेक्स्ट है, किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द प्रयुक्त हुआ है? किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द
का प्रयोग किया गया है? कौन सा अधिनियम था जिसमें अनुसूचित जातियां शब्द का प्रयोग मिलता है पहली बार? इसके पहले कभी नहीं मिलता था। तो 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या भारतीय गणतंत्र का संविधान। तो सबसे पहली बार प्रयोग हुआ था अनुसूचित जातियां, ये हुआ था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। ये प्रश्न कब आया है? जुलाई 2018 के यूजीसी नेट के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के कारण पारित हुआ? प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के कारण पारित हुआ? लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन? ये नवंबर 2017 का आया हुआ प्रश्न है ना, नवंबर 2017 में आया हुआ प्रश्न है जब ऑफलाइन एग्जाम हो रहा था। तो लॉर्ड कर्जन के काल में ये हुआ था। अगला है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ा दिया और विधानसभा में उन्हें आरक्षित सीट दी? किस अधिनियम में महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ा दिया और विधानसभा में उन्हें आरक्षित सीट दी? ये किस अधिनियम में हुआ? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1930 का अधिनियम या 1935 का अधिनियम? तो महिला मतदाताओं का अनुपात को बढ़ाया और उसे आरक्षित सीट दिया था 1935 के अधिनियम में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन रहा है, 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न आपके सामने एक कथन है, स्टेटमेंट है, हमने अपने शत्रु को पूर्णतः पंगु बना दिया है, अपने मित्र की शक्ति को भी दुर्जय नहीं बनने दिया। यह कथन किसका है? किसका है? चार्ल्स मैडकॉफ का, कॉर्नवालिस का, लॉर्ड वेलेस्ली का या जॉन लॉरेंस का? हमने शत्रु को पूर्णतः पंगु बना दिया और अपने मित्रों की शक्ति को भी दुर्जय नहीं बनने दिया। यह कथन है किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर बताया? गुलामी का नया चार्टर किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने बताया था? इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1913, रॉलेट एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये कथन नेहरू जी ने कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए कहा था। और ये प्रश्न कब आया है? जनवरी 2017 में आया हुआ प्रश्न है, ऑफलाइन के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए इसको यहाँ मैचिंग करना है आपको। मैचिंग क्या, उसे सजाना है, सीरीज करना है। ये आपका जुलाई 2016 का आया हुआ प्रश्न है। मतलब कौन सी संधि कब हुई थी उसको सिलसिलेवार तरीके से करना है। तो सालबाई की संधि आपको याद होना चाहिए कब हुआ था? 1782 में। बसीन की संधि कब हुई थी? 1802 में। इसके बाद श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई थी? 1799 में। इसके बाद इलाहाबाद और करा की संधि कब? 1765 में। तो ऑप्शन के अनुसार सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? 1765 यानी 4 कहाँ पर है? यहाँ पर 4 है आपका, इसमें दिख रहा है 4 और किसी में 4 नहीं है। इसके बाद है 4 के बाद कौन हो जाएगा? 1782 यानी 1। तो ये 4 1, तो ऑप्शन आपको देखना भी नहीं, सीधे आप आंसर ये कर सकते हैं। फिर आप देख लीजिए 3 नंबर में क्या हो जाएगा आपका? श्रीरंगपट्टम की संधि ये, और 4 नंबर पे बसीन की संधि 2। तो 4 1 3 2 ये नंबर आपका राइट आंसर। देखिए जब एग्जाम आप दे रहे हो तो एक अगर कन्फ्यूजन है 1782 बाद बाकी नहीं भी आ रहा है ना, तो इस तरह का ऑप्शन एक ही मिलता है। देखिए 4 इसी में है सिर्फ और किसी में 4 नहीं है, बाद बाकी आपको नहीं भी आता तो भी आप आंसर इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक भी आ रहा है तो अभी आप आंसर कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। किस संवैधानिक सुधार द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई? प्रांत के स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? प्रांत के स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? मॉर्ले मिंटो 1909, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड 1919, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1927 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और यह भी देखिए कब आया है? जुलाई 2016 में प्रश्न आया हुआ है। जुलाई 2016 का प्रश्न आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? 1919। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड 1919 के माध्यम से द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन को
कुर्सा सजाइए। इसको सीरीज करना है, कौन पहले आया और कौन सबसे बाद में आया, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। ये देखिए दिसंबर 2015 का प्रश्न है, ऑफलाइन वाला ही पेपर है सारा। तो पुर्तगाल, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी। तो आपको सबसे पहले देखिए सबको आंसर को सही करने क्या करना है, सबसे बाद में कौन आए थे, फ्रांसीसी। तो आप देखिए 4 नंबर में फ्रांसीसी है ना, 4 सबसे लास्ट में किस में है, आप देख पा रहे हो कहाँ पर है, ये डी नंबर पे है। दूसरा कुछ देखना है आपको, किसी में 4 नहीं है, एक ही आपको आ रहा तो भी आप आंसर कर पा रहे हैं, बाद बाकी फिर मैच कर लीजिए। ये कब आया था आपका पुर्तगाली, 1798 में आया था। ब्रिटिश कब आए थे आपका, ब्रिटिश 1600, डच 1602। ठीक है, तो कौन बन जाएगा आपका आंसर, और सबसे पहले कौन हो गया आपका, पुर्तगाली। इसके बाद पुर्तगाली के बाद आपका ऐसे अंग्रेज कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में, लेकिन जिस प्रकार देखा जाए यहाँ पे, लेकिन भारत में उनका जो प्रवेश हुआ था उसमें डच पहले आ गए थे। तो आपका 3 हो जाएगा, और फिर ब्रिटिश आपका 2 नंबर, और फिर लास्ट 4 नंबर फ्रांसीसी। तो डी नंबर आंसर आपका हो रहा है। निम्नलिखित से कौन द इंडियन स्ट्रगल 1935 1942 पुस्तक का लेखक है। द इंडियन स्ट्रगल 1935-42 का लेखक कौन है, आपको ये बताना है। लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, या सुभाष चंद्र बोस। तो ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, द इंडियन स्ट्रगल 1935-1942। इसके लेखक है सुभाष चंद्र बोस, और ये दिसंबर 2015 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के निम्नांकित में से कौन सदस्य नियुक्त किए गए, ये दिसंबर 2015 का वो प्रश्न है। इंडिया काउंसिल जो कि इंग्लैंड में था 1909 में, कौन भारतीय थे जो इसे सदस्य के रूप में से नियुक्त किया गया था। तो आप वो देखिए ऑप्शन, MP सिन्हा व सुरेंद्र बनर्जी, केसी दास गुप्ता व सैयद हुसैन बनर्जी, सर गंगा सिंह एवं आगा खां, CP रामास्वामी अय्यर और अली इमाम। तो 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल में सदस्य जो नियुक्त हुए थे वो थे आपका केसी दास गुप्ता और सैयद हुसैन बनर्जी, यानी आपका बी नंबर राइट आंसर बन रहा है, बी नंबर। तो 20 MCQ जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न था ये कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लासेस में। आज के लिए इतना ही, और आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, क्योंकि हमारा टारगेट है मिशन JRF 2024। अगर आप JRF चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो आप क्लासेस को आज ही ज्वाइन करें। क्लासेस को ज्वाइन करने कोई फीस को पेमेंट नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को क्लिक कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।